सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों सभी साथी ध्यानपूर्वक सुन लें। यहां पर जितने भी आपके क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, चाहे वो अतलगोत्री के कुछ क्वेश्चन बनते हो या लघोत्री के बनते हो। ठीक है, तैयारी आपकी करवाई जाएगी। हालांकि आज आने वाला है कि आखिर आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, उसके ऊपर बैठक हो रही है। ठीक है, लेकिन उसको हम एक तरफ रखते हैं और अपनी तैयारी हम एक तरफ शुरुआत करते रहते हैं। ठीक है, तो तैयारी आप लोग सभी साथी करते रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा दिया गया कि चाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीड। ठीक है, टाइप ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार बताया सर ने। ठीक है, सर ने पढ़ाया है। और यहाँ पर एक समान चाल, असमान चाल, औसत चालियाँ। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा एक समान चाल हो जाएगा वो हो जाएगा यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तब वस्तु की चाल एक समान चाल कही जाती है। लेकिन वही बात आती है कि असमान चाल किसे कहते हैं। तो यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तब वस्तु की चाल जो होती है वो असमान चाल कही जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है, तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग करके और वस्तु का औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, औसत दूरी की वस्तु की औसत चाल कहा जाता है। औसत दूरी को वस्तु की क्या कहा जाता है? औसत चाल कहा जाता है। यहाँ पर फार्मूला जो हमारा निकल के आता है वो आता है कि औसत चाल V बराबर S/T आता है। ठीक है, V बराबर S/T आप लोगों ने सूत्र पढ़ा भी होगा। तो S होता है यानी कुल तय की गई दूरी, और कुल दूरी तय करने में लगा समय बराबर टाइम बराबर T। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि गति किसे कहते हैं। तो यदि समय के साथ किसी वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे वस्तु की गति कहते हैं। दोलन गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति दोलन गति कहलाती है। बल को परिभाषित कीजिए। तो बल की परिभाषा क्या हो जाएगी? सामान्य शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक दूसरे पर आरोपित होता है या एक दूसरे पर आरोपित करती है। सर ने आपको पढ़ाया था, ललित सर ने आपको इसको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को कहते हैं। ये भी हमारा जो रिपीटेड क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे दोलन गति कहते हैं। गति के बारे में पूरा का पूरा वीडियो ही पढ़ा है, देख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और इसका जो हमारा उत्तर निकल जाता है कि बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। और उसके बाद होते हैं बल के कितने प्रकार होते हैं? बल 5 प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या विद्युतीय बल। ठीक है, विद्युतीय बल तो आप लोग जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं। तो घर्षण बल होता है वो दो संपर्क तलों के बीच लगता है। चुंबकीय बल जो होता है, चुंबकीय बल तो बिल्कुल समझते ही हैं आप, बताने की जरूरत नहीं। गुरुत्वीय बल जो होता है ये भी आप लोग समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है वो भी बल लगता है, गुरुत्वीय बल कहते हैं। पेशीय बल जो हमारे मांसपेशियों के द्वारा या हमारे द्वारा जो काम किया जाता है, तो हमारा जो बल लगता है वो पेशीय बल लगता है। ठीक है, तो बल को आप लोगों ने एक लाइन में पढ़ लिया। अब इसके ऊपर अगर आपकी समझ में आता है या अगर आप इसके बारे में समझते हैं सारे बलों के बारे में, तब आप कुछ नहीं लिख सकते तो एक पेज तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद हमारा आता है गति के प्रकार। तो गति के प्रकार क्या हैं? तो गति के 4 प्रकार होते हैं, रेखीय, घूर्णन, वृत्तीय और दोलन गति। इसके ऊपर भी गति के ऊपर गति वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ाया गया वहाँ पर। लेकिन अगर पूछ लेता है गति के प्रकार, सिर्फ सिंपली अगर पूछ लेता है गति के प्रकार बताइए, तो गति के 4 प्रकार आप लोग लिख देना है। अगर पूछता चारों प्रकारों के नाम बताइए या चारों प्रकारों के बारे में बताइए, तब आपको ज़्यादा लिखना होगा। ठीक है, लेकिन हालांकि जो अतिलघुत्री में पूछा जाता है इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जाता है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा होता है एक और क्वेश्चन होता है कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है 2016-2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि घर्षण बल क्या होता है। तो किन्हीं दो संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने
वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण ही हम लोग ज़मीन पर चल पाते हैं, चप्पल घिसते हैं, जूते घिसते हैं, और जो हम लोग लिखते हैं पेंसिल से कॉपी पर लिखते हैं तो वो भी घर्षण बल के ही कारण लिखना संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। तो घर्षण बल को कम करने के काफ़ी सारे उपाय हैं, जैसे कि मशीनों के जो कलपर्जे हैं वो घिसने से, टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तलों के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। ठीक है, मोबियाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मोबियाल जो होता है वो बाइक के इंजन में या स्कूटी के इंजन में, कोई भी इंजन होता है उसमें क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल होता है। ठीक है, मशीनें अंदर की चलती हैं और चलने के कारण उनके संपर्क तलों के बीच कोई टूट फूट ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से वहाँ पर स्नेहक तेल या फिर मोबियाल या फिर ग्रीस लगाया जाता है। ठीक है, तो स्नेहक तेल इसी को कहते हैं मोबियाल जो होता है। उसके बाद ये घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस अमॉन्ग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ठोस, ध्रुव और गैस में अंतर, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना है। अगर आप लोग सर्च करते हैं ठोस, ध्रुव, गैस में अंतर बताइए तो आपको 2nd नंबर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 2nd नंबर या 3rd नंबर वीडियो इसी चैनल का मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा आता है कि यहाँ पर द्रव, ठोस और गैस में, या ठोस क्या होते हैं? ठोस पदार्थों के अणु जो होते हैं वो बहुत बहुत पास होते हैं। ठीक है, तभी वो ठोस होते हैं, इसी वजह से वो ठोस होते हैं, अणु पास होते हैं। और द्रव में क्या होता है कि द्रव पदार्थों के जो अणु होते हैं वो ठोस पदार्थों की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, कुछ दूर होते हैं। लेकिन जो गैस होते हैं तो बहुत दूर होते हैं। गैस के जो पदार्थ होते हैं, गैस पदार्थों के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। 2nd हमारा आ जाता है कि ठोस पदार्थों की आकृति जो होती है वो निश्चित होती है और द्रव पदार्थों की जो आकृति होती है वो अनिश्चित नहीं होती है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, सिंपल सी बात हो गई। लेकिन जो गैस होते हैं उनकी आकृति अनिश्चित होती है, यानी निश्चित नहीं होती, वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम उनको खुले में छोड़ देते हैं तो गैस तो होता है, गैस ही तो उड़ी जाती है। ठीक है, तो वो उड़ जाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है कि भौतिक मापन से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक मापन से आप क्या समझते हैं? तो भौतिक मापन का अर्थ है किसी भी भौतिक अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को भौतिक मापन कहा जाता है। लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। क्षेत्रफल का मानक जो मापन किस प्रकार किया जाता है, क्षेत्रफल का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो आयताकार ठोस वस्तुओं के तल का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। आयताकार तल की लंबाई और चौड़ाई बराबर होने पर तल का आकार वर्गाकार हो जाता है। वर्गाकार तल का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है या भुजा की लंबाई स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारा आता है कि किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनखंड के बराबर होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या होता है? यार मानक मात्रक होते वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी जिसे हम कहते हैं m2m² के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है शरीर का ताप किस तापमापी से नापते हैं? सभी को पता थर्मामीटर से नापते हैं। वर्षामापी मीटर या यंत्र या फिर जिसे हम कहते हैं रेन गेज क्या है? तो रेन गेज मीटर की सहायता से वर्षा की स्थिति को किलोमीटर में नापा जा सकता है। वर्षा को मापने के लिए एक चौड़े मुख के बर्तन, आप घर में भी माप सकते हैं उसको। एक चौड़े मुख का बर्तन ले और जिसकी आकृति पेंदी से लेकर के सिरे तक एक समान हो। ठीक है, एक समान होनी चाहिए, और इस बर्तन को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर वर्षा का पानी बर्तन में गिरने में कोई रुकावट ना हो, और तो इस प्रकार बर्तन में एकत्र हुए पानी के समय के आधार पर माप लिया जाता है कि यह प्रक्रिया वर्षमापी कहलाती है। माप लिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षमापी कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन होता है ताप को समझाइए। ताप को समझाइए, तो ताप हो जाएगा हमारा, यानी कोई वस्तु कितनी गर्म कितनी ठंडी है यह उसके मापन के पश्चात ही पता चलता है। वस्तु के मापन के पश्चात जो मान प्राप्त होता है उसे ही वस्तु का तापमान कहा जाता है या ताप कहा जाता है। और ये हो जाता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। अगर किसी भी साथी ने वर्नियर कैलिपर्स नहीं देखा होगा तो ये होता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, और इसका उपयोग 11th और 12th में किया जाता है। 11th और 12th में यह प्रैक्टिकली रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत वजन होती है, ये भारी भी होती है। ठीक है, अब इतनी भारी नहीं होती कि आप उठा नहीं पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो होती है भारी होती है। उसके बाद हमारा आता है कि मापन की विधियाँ क्या होती है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रटी लीजिए। ठीक है, इसको तो रटी लीजिए। MKS पद्धति, CGS पद्धति और SI पद्धति और FPS पद्धति, इसको तो आप रट ही लीजिए, सभी साथी रट लेंगे इसको।
इस विधि की लंबाई इस विधि में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम व समय को सेकंड में मापा जाता है। और यहाँ इन इकाइयों के मात्रक हैं, क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या होती है, इस विधि में लंबाई, समय और द्रव्यमानों को मात्रकों की सहायता से मापा जाता है, इसे सीजीएस पद्धति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सीजीएस पद्धति कहा जाता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में। उसके बाद आता है हमारा एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होता है, यह पद्धति मापन की अंतर्राष्ट्रीय विधि है और जो संपूर्ण संसार में प्रयोग की जाती है। इस विधि में लंबाई व भार के अतिरिक्त 4 मूल इकाइयाँ होती हैं और जिनमें से 2 को पूरक इकाई कहते हैं तथा उपर्युक्त 6 इकाई मूल भौतिक राशियाँ के मात्रकों को ही मूल राशियों के मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई का मूल मात्रक मीटर तथा विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है एफपीएस पद्धति क्या होती है। एफपीएस विधि या एफपीएस पद्धति क्या होती है, यानी इस विधि में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। यह विधि जो होती है ब्रिटिश विधि भी कही जाती है। ठीक है, यह विधि जो होती है ब्रिटिश विधि भी कही जाती है। तो ये सभी आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम पे ये ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, ऑलरेडी चाहे वीडियो आप लोग ये देखे हों या फिर अभी देख ही रहे हों, ठीक है, तभी इस टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तभी ये अपलोड ही है। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत पहले इसके ऊपर वीडियो बना था। ठीक है, रिपीटेड वीडियो भी है और टेलीग्राम पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यार आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर जाके आप लोग नंबर से लॉगिन करिए। उसके बाद जाके वहाँ पर सर्च करिए हाईफाई स्टडी 94, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ से सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक फिलहाल के लिए अभी तक ललित सर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, कोई काम की वजह से अभी तक ललित सर नहीं आ पाए हैं, इस वजह से उनकी क्लास बाधित हो रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसे उनका काम खत्म हो जाता है वो तुरंत ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।